लैंग्वेज ट्रांसलेटर। हम लोगों ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हम लोगों ने टाइप्स पढ़े, क्या क्या है? लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। लो लेवल लैंग्वेज में दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज, ठीक। तो कंप्यूटर्स में हमेशा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आसान बनाया जाने लगा, और आज जो कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोग यूज़ करते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। इसमें आपका सी, सी प्लस प्लस, जावा, जावा स्क्रिप्ट, वीबी स्क्रिप्ट, पाइथन, ये सब आ जाता है ना। तो जो आपकी मशीन लैंग्वेज है और असेंबली लैंग्वेज, ये दोनों ही, एक तो इसका आपने लिखा कि ये दोनों ही लैंग्वेज कैसी होती, मशीन अंडरस्टैंडेबल। कैसी होती? मशीन अंडरस्टैंडेबल। मशीन अंडरस्टैंडेबल का मतलब हो गया कि जिसमें प्रोग्रामिंग करने में आपको बहुत ज़्यादा पहले मशीन की जानकारी होनी चाहिए। जैसे वैसे समझ लो कि आपको गाड़ी चलानी है, लेकिन गाड़ी चलाने में ये शर्त रख दी जाए कि आपको गाड़ी के बारे में बहुत नॉलेज होनी चाहिए। अब अगर ये मैंडेटरी कर दें, कंपलसरी कर दें, तो गाड़ी चलाने वाले कम हो जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि हम गाड़ी चलाएं तो गाड़ी की बहुत डिटेल नॉलेज हो, ऊपरी ऊपरी नॉलेज तो सबको हो ही जाती है। किसी कोई तो ऐसा होता है, ड्राइवर बहुत अच्छा होता है, उसको कोई भी नॉलेज नहीं होती गाड़ी की, ठीक है। लेकिन अगर ये कंपलसरी कर दें कि मोबाइल चलाने से पहले आपको पूरी मोबाइल कंप्यूटिंग आनी चाहिए, तब तो फिर मोबाइल के यूज़र ना के बराबर हो जाए। तो इनके साथ ऐसा ही था, लो लेवल लैंग्वेज के साथ जब ये शुरू हुई। फिर उसके बाद खैर धीरे धीरे लैंग्वेजेस आसान होती गई और हाई लेवल लैंग्वेज आ गई। तो ये सिर्फ और सिर्फ मशीन अंडरस्टैंडेबल है, यूज़र अंडरस्टैंडेबल नहीं। यानी इसका कहने का मतलब है इस लाइन का कि इसमें प्रोग्रामिंग करना बहुत टफ है। आपको हार्डवेयर की बहुत ज़्यादा नॉलेज होगी तभी आप इसको प्रोग्रामिंग कर पाए, क्योंकि इसमें जो प्रोग्राम लिखेंगे ना वो हार्डवेयर को नज़र में रखते हुए, मतलब हार्डवेयर को हमें कंसीडर करना पड़ेगा कि इसमें क्या हार्डवेयर लगा है, तब हम प्रोग्राम बना सकते हैं। अभी आप HTML पढ़ रहे हैं, HTML का प्रोग्राम लिखते हैं, तो जिस कंप्यूटर पे लिख रहे होते हैं तो क्या ज़रूरी है आपको पता हो कि उस कंप्यूटर में मदरबोर्ड कौन सा लगा है, प्रोसेसर कौन सा लगा है, और उसकी स्पीड कितनी है, और उसका सर्किट कैसे काम करता है, ये पता होना चाहिए? नहीं, आपको सीधा सर आता है HTML का प्रोग्राम ऐसे लिखना, आप लिख देते हैं। आपको हार्डवेयर की डिटेल से मतलब नहीं। लेकिन इसमें है, जब आप मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम और असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग करेंगे या पहले करते, तो आपको हार्डवेयर की नॉलेज रखनी पड़ती है। जिस कंप्यूटर पे आप बना रहे हैं उसका प्रोसेसर की भी नॉलेज होनी चाहिए थी, मदरबोर्ड की भी नॉलेज होनी चाहिए, उसके सर्किट की भी नॉलेज होनी चाहिए, मतलब उसकी हार्डवेयर डिटेल पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं ये क्या है, मशीन डिपेंडेंट। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मशीन डिपेंडेंट है। मशीन डिपेंडेंट का मतलब हो गया कि जैसे मशीन डिपेंडेंट का मतलब हो गया जैसे मोबाइल में ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, अब ये लेक्चर जब हम देखेंगे तो किसी भी मोबाइल पे देख सकते हैं। मान लो इस मोबाइल में 10 मेगापिक्सल का कैमरा है, तुम्हारे मोबाइल में 2 मेगापिक्सल का कैमरा है, तो तुम्हारे मोबाइल पे नहीं चलेगा? बस हमें वीडियो प्लेयर का सॉफ्टवेयर होना चाहिए। आपको अगर हम कोई वीडियो बनाए और रिकॉर्ड करके उसको यूट्यूब पे डाल दें, तो आप उसको टीवी में भी देख सकते हैं, मोबाइल में भी देख सकते हैं, लैपटॉप में भी देख सकते हैं, डेस्कटॉप में भी देख सकते हैं। तो ये
मशीन इंडिपेंडेंट हो गया ना, कि हमने जो कंटेंट बनाया आप किसी भी मशीन पर देखिए, तो असेंबली लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखा जाएगा वो जिस कंप्यूटर पे लिखा जाएगा उसी कंप्यूटर पे रन होगा, दूसरे पे नहीं होगा। यानी दूसरे पे तभी होगा वो जब पहले से मिलता जुलता होगा। जैसे हम ये कहें कि ये इस मोबाइल का 10 मेगापिक्सल कैमरा है, इसका कैमरा 10 मेगापिक्सल का है और इसकी मेमोरी 2 GB की है, तो ये उसी मोबाइल पे चलेगा जिसका कैमरा 10 मेगापिक्सल का होगा और मेमोरी 2 GB की होगी। अब बात समझ में आ रही? मतलब हार्डवेयर सेम होगा तो चलेगा, सेम नहीं होगा तो नहीं चलेगा, ये कहने का मतलब है। तो इस लाइन का मतलब ये हुआ मशीन डिपेंडेंट। इतनी बात समझ में आई? इस यहाँ पर देखो एक ऐसे एग्जाम्पल में लिख लो, बना लो मशीन इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है और डिटेल समझने के लिए। जैसे मान लो कि एक कंप्यूटर है ए और इसमें हम मान लेते हैं कि इसमें लगा है P1 प्रोसेसर। ये प्रोसेसर है, प्रोसेसर कौन सा लगा है? P1। और हम मान लेते हैं इसमें रैम जो है वो 16 MB लगी है, ठीक। अब इस कंप्यूटर पे हमने एक असेंबली लैंग्वेज का या मशीन लैंग्वेज का प्रोग्राम बनाया, प्रोग्राम X, ठीक। अब हमारे पास एक कंप्यूटर है B, हमारे पास है कंप्यूटर B और इसमें जो प्रोसेसर लगा हुआ है वो हम मान लेते हैं सिर्फ पेंटियम है, ना P1 है ना P2 है, थोड़ा P1 से थोड़ा पुराना है, पेंटियम प्रोसेसर है। और मेमोरी हम मान लेते हैं इसमें है 10 GB या 12 GB या 16 या 18 MB की है, सॉरी 18 MB की रैम है, इसकी रैम 18 MB की है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जो मशीन या असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम्स आप लिखेंगे वो मशीन डिपेंडेंट होते हैं। जिस मशीन पे हमने ये प्रोग्राम X बनाया है, प्रोग्राम X हमने इस पे बनाया है जिसका प्रोसेसर P1 है और रैम 16 MB है, तो ये प्रोग्राम दूसरी मशीन पे रन नहीं करेगा। यानी कि इस प्रोग्राम को अगर हम इस पे रन कराएंगे तो यहाँ लिखो कैन नॉट एग्जीक्यूट। तो लो लेवल लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज होती है, यानी कि ये जो असेंबली लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज है, तो लो लेवल लैंग्वेज मशीन डिपेंडेंट होती है। जिस मशीन पर आप बनाएंगे, जिस कंप्यूटर पे बनाएंगे वो कंप्यूटर पे ही चलेगा, या उस जैसा मिलता जुलता सेम कॉन्फ़िगरेशन का जो कंप्यूटर होगा उस पे वर्क करेगा, उस पे एग्जीक्यूट करेगा, दूसरे पे एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ये कहने का मतलब है, ठीक है। जैसे होता क्या, आप साइकिल चला रहे हैं तो आप कोई भी साइकिल चला सकते हैं ना। अब जब साइकिल चलाना सीख जाते कोई भी साइकिल चला दे, लेकिन आपने जिस कंपनी की साइकिल चलाई है आप कह रहे हैं कि नहीं, हम जब साइकिल चलाएंगे, जब कोई दूसरी साइकिल दी जाती है हम साइकिल चलाना भूल जाते हैं, लेकिन हमें वही साइकिल चाहिए जो साइकिल पे हमने, उसका कलर भी वही होना चाहिए, कंपनी भी वही होना चाहिए, उसके पहिए भी उतने और उतने ही इंच की, वैसे ही गद्दी, वैसे ही हैंडल होना चाहिए, तब हम चला पाएंगे, भले वो साइकिल नई हो या पुरानी। लेकिन उस जैसी मिलती जुलती साइकिल अगर हमने दे दी तो साइकिल हम नहीं चला पा रहे हैं। तो ये वाली ड्राइविंग हमारी कैसी हो गई? साइकिल डिपेंडेंट। अब बात समझ में आ रही है? बात, ये डिपेंडेंसी का मतलब समझ में आई? तो प्रोग्रामिंग में अगर जो अब चल रहा है ट्रेंड, यानी कि अब हाई लेवल लैंग्वेज जो चल रही है, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, CSS, PHP, ये सब जो लैंग्वेजेस चल रही है, C++, जावा, ये जितनी लैंग्वेजेस हैं, इन लैंग्वेज में प्रोग्रामर को ये सोचना ही नहीं है कि हमारी मशीन कैसी है, हार्डवेयर के बारे में उसको सोचना नहीं, बस प्रोग्रामिंग पे ध्यान लगाए और वो प्रोग्राम पेन ड्राइव में कॉपी करे और वो चाहे कंप्यूटर B पे चलाए, A पे चलाए, C, D, E, F, किसी भी टाइप के कंप्यूटर पे,
किसी भी कॉन्फ़िगरेशन के कंप्यूटर पे चलाए तो ये प्रोग्राम रन कर जाएगा। तो ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम कहते हैं मशीन इंडिपेंडेंट। क्या बोलेंगे? मशीन इंडिपेंडेंट। ठीक है। तो हाई लेवल लैंग्वेज कैसी है? हाँ, एक तो यूजर अंडरस्टैंडेबल है, ये मशीन अंडरस्टैंडेबल है, ये यूजर अंडरस्टैंडेबल है। एक तो ये हो गया कि ये यूजर को आसानी से समझ में आ जाती है, यूजर अंडरस्टैंडेबल। और दूसरा है ये मशीन इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? स्वतंत्र। प्रोग्राम स्वतंत्र है किसी भी प्रकार की मशीन पर रन करने के लिए। ठीक है। जैसे मोबाइल में अगर ऐसा हो जाता कि आपके पास जो मॉडल है, आप केवल उसी मॉडल के उपभोक्ता को कॉल कर सकते हैं बस, ऐसा अगर टेक्नोलॉजी होती तो हम ये क्या कहते हैं? मोबाइल कम्युनिकेशन मोबाइल डिपेंडेंट टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है। लेकिन अभी क्या है, जब आप कॉल करते हैं तो क्या आपके पास ऐसा मैसेज आता है कि तुम जिसे कॉल कर रहे हो उसके पास 100 मेगापिक्सल कैमरा है, 6000 mAh की बैटरी है, तुम्हारे मोबाइल बहुत लो कैटेगरी का है, तो कॉल कनेक्ट नहीं की जा सकती है? ऐसा मैसेज आता है क्या? नहीं आता। तो मोबाइल अब भाई जाहिर सी बात है, ऐसी ही पहले ऐसी ही टेक्नोलॉजी थी। बात समझ में आ रही? जैसे रेस कार्स होती, रेस कार्स जो फार्मूला 1 कार्स होती हैं, रेसिंग कार्स होती हैं, वो बताओ ट्रैक यानी कि रोड डिपेंडेंट है या रोड इंडिपेंडेंट? रोड डिपेंडेंट है। हर रोड पे चलेगी वो? नहीं चलेगी, है ना? हर रोड पे वो नहीं चल पाएगी। उसके लिए एकदम प्लेन सपाट रोड होती है, क्योंकि उसका ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो ना के बराबर होता है, बिल्कुल ना, बिल्कुल छुआ रहता है एकदम बिल्कुल, तभी वो भाग पाती है। क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस जितना ज़्यादा ऊपर होगा, हवा का दबाव उतना ही ज़्यादा होगा, तो वो धीमे हो जाएगी गति। ठीक है। जो कार 400 की स्पीड से भाग रही है, 500 की स्पीड से भाग रही है, उसको तुम देखोगे वो ज़मीन से चिपकी हुई होगी और वो पतली होगी, महीन होगी, तभी वो तेज़ भागेगी। जितनी स्लो कार्स होगी, मतलब जिसकी स्पीड धीमे होती जाएगी, वो कार थोड़ी ग्राउंड क्लियरेंस ऊपर और बॉडी को बड़ी बड़ी। तो रोड्स पे हम लोग जो चलती है गाड़ियाँ, वो सब बड़ी ग्राउंड क्लियरेंस ऊपर, जैसे बोलेरो वगैरह ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ऊपर है, लेकिन बोलेरो को आप 400 की स्पीड से भगा नहीं पाएंगे। तो रोड डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, तो मशीन इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का मतलब समझ में आ गया आपके? क्लियर है ना ये? इसमें बताओ कोई क्वेश्चन है किसी का? हाँ, एग्जाम्पल, ये दोनों एग्जाम्पल ही है। लो लेवल लैंग्वेज में दो ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एक मशीन लैंग्वेज और एक असेंबली लैंग्वेज। क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब बननी शुरू हुई तो यहीं से बननी शुरू हुई, सबसे पहली, दूसरी, अब फिर तीसरी चौथी बढ़ती चली गई, उसमें फैसिलिटी बढ़ाते चले गए, और जो लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग आसान हो गई और किसी भी मशीन पे कर पाए, उनको कैटेगराइज कर दिया किसमें? हाई लेवल लैंग्वेज। तो हमारा जितना भी है सी, सी प्लस प्लस, जावा, वीबी, .NET, PHP, पाइथन, जावा स्क्रिप्ट, वीबी स्क्रिप्ट, विजुअल बेसिक, वो सब किसमें आ गया? हाई लेवल लैंग्वेज में। दो ही लैंग्वेज हमें याद रखना है लो लेवल लैंग्वेज में, कौन कौन सी? मशीन लैंग्वेज और दोनों ही कैसी है? मशीन और मशीन अंडरस्टैंडेबल। इसका मतलब इसमें प्रोग्रामिंग करना क्या होगा? टफ होगा, प्रोग्रामिंग करना टफ होगा। ठीक है। अब इसमें और कोई क्वेश्चन किसी का? समझ में आ गया? अब पढ़ते हैं हम लोग ट्रांसलेटर की क्यों जरूरत पड़ेगी। ठीक है। ये तो हमने पढ़ा किसके बारे में? ये लैंग्वेज के बारे में। अब यहाँ पे ये क्या लिखा है? ट्रांसलेटर। देखो, हम किसी भी लैंग्वेज में कोई भी प्रोग्राम लिखें, चाहे HTML में लिखें, चाहे क्या कहते हैं असेंबली में लिखें, अब तो नहीं लिखते हैं, तो चाहे आप मशीन लैंग्वेज में लिखिए, असेंबली लैंग्वेज में लिखिए, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखिए,
किसी भी प्रोग्राम को जो भी हमारा प्रोग्राम होता है उसे हम क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, सोर्स कोड। ठीक, अब जो हमारा कंप्यूटर है वो सिर्फ क्या समझता है, वो सिर्फ 0 1 समझता है, यानी उसको केवल क्या चाहिए, बस वो बाइनरी कोड समझेगा। बाइनरी लैंग्वेज, ठीक है। ये लैंग्वेज हमें समझने के लिए होता है। हाँ, ये वही देख रहे हैं, वो उधर कौन बना हुआ है, कंप्यूटर, तो वो कौन समझेगा, कंप्यूटर समझेगा। इसे हम मशीन कोड्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मशीन कोड्स। अच्छा ये बताओ, इस टीवी के लिए, ये टीवी है ना, कंप्यूटर है ये, बेसिकली ये कंप्यूटर है, हमने लिखा ए, ये हमारे लिए ए है, इस टीवी के लिए ए है क्या, इसके लिए ये सिर्फ क्या है, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स है, इलेक्ट्रिक सिग्नल डिस्प्ले हो रहा है, लाइट चली जाए दिखेगा, ऐसे कंप्यूटर में भी लाइट बंद कर दो काम खत्म हो जाए। तो कंप्यूटर में हर चीज किस फॉर्म में होता है, 0 1 0 1 0 सिग्नल्स के फॉर्म में। कंप्यूटर 0 1 में नहीं समझता, 0 1 तो हम अपने लिए यूज करते हैं। अच्छा ये रॉड जल रहा है, तो लाइट के लिए रॉड जल रहा है, रॉड है क्या लाइट के लिए, और लाइट को लाइट कहते हैं, लाइट से क्या मतलब है उसको, हम उसको लाइट कहें, ऑयल कहें, डंडा कहें, लाठी कहें, उससे क्या मतलब है, वो क्या है, वो इलेक्ट्रॉन्स है। और इलेक्ट्रॉन को भी इलेक्ट्रॉन कहने का क्या मतलब है, अगर हम इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन कहेंगे तो इलेक्ट्रॉन पे क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। वो सिर्फ हमने अपने समझने के लिए सबके नामकरण जिसको कहते हैं, ठीक है ना, नॉमेनक्लेचर, वर्गीकरण, नॉमेनक्लेचर, ये हमने अपने समझने के लिए करे गए हैं ये सब, हाँ, कि ताकि हम समझ पाए कि किसे क्या कह रहे हैं, ठीक है। तो अब यहां पर समझो पहले कि मशीन, यानी कि मशीन को, कंप्यूटर को यहां मशीन भी कह देते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। तो कंप्यूटर को या मशीन को सिर्फ और सिर्फ कौन सी लैंग्वेज समझ में आती है, 0 1 0 1 0 1 0 1। तो अब यहाँ है कंप्यूटर तो लैंग्वेज समझे, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ताकि किसी प्रोग्राम को अगर हम बनाना चाहते हैं, प्रोग्रामर्स बनाना चाहते हैं, तो प्रोग्रामर किस में बनाएंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप करी गई, ठीक है। जैसे क्या करा जाए कि एक स्विच बना दिया, स्विच, अब ये जो स्विच है ये बना हुआ है, रेडीमेड है ना, स्विच ऑन करेंगे ऑन हो जाएगा, ऑफ करेंगे ऑफ हो जाएगा, इसके बीच का कुछ आपको चाहिए तो आपको बनाना पड़ेगा, तब आपको इलेक्ट्रॉनिक्स आनी चाहिए। जैसे आपने लाइट जलाई, मान लीजिए ये 10 वाट का बल्ब है तो 10 वाट जल रहा है, लेकिन हम चाहते हैं हम कुछ ऐसा करें कि हम स्विच को दबाएं तो ये 10 नहीं जले, ये 8.5 जले, इसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक्स आनी चाहिए, तो एक आप सर्किट बनाएंगे अलग से। तो अभी हम कंप्यूटर पे जो भी काम कर रहे हैं, टाइपिंग कर रहे हैं, डिजाइनिंग कर रहे हैं, या कुछ भी काम कर रहे हैं, गूगल खोल रहे हैं, जीमेल खोल रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, बैंकिंग का काम कर रहे हैं, अभी तो सॉफ्टवेयर बने हुए हैं, लेकिन हमें खुद बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, तब हम प्रोग्राम्स बनाएंगे जिससे सॉफ्टवेयर्स बनेंगे। सॉफ्टवेयर में पढ़ा हमने शुरू में, सॉफ्टवेयर इज कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, और प्रोग्राम को लिखने के लिए हमें क्या चाहिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए। तो कोई भी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाया गया ताकि आप प्रोग्राम बना सके अपने अकॉर्डिंगली। मार्केट में चीजें बनी बनाई मिलती, आप बना भी सकते हैं कि नहीं, बस उस क्षेत्र के इंजीनियर होने चाहिए। कुर्सी बनी बनाई मिलती है ना, आप कुर्सी बना भी सकते हैं ना, लेकिन हमें कारपेंटरी आनी चाहिए। कुर्सी बनाने के लिए मार्केट में टूल्स मिलते हैं, आप टूल्स लेकर आइए कि किससे काटा जाता है, किससे जोड़ा जाता है, किससे कील लगाई जाती है, कैसे करा जाता है, सब लेकर गए, आप बना लीजिए कुर्सी, कारपेंटरी आनी चाहिए। इसी प्रकार से प्रोग्राम को बनाने के लिए जो टूल है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सी, जावा, ये सब क्या है, टूल्स है, जिनसे क्या बनेगा, प्रोग्राम बनेगा। जैसे कुर्सी को बनाने के लिए रंदा, आरी,
हथौड़ी, ये सब जो है, ये सब क्या है? टूल्स है। इनसे क्या बनेगा? कुर्सी। उसी प्रकार से सी, जावा, पीएचपी, पाइथन क्या है? टूल्स है। इनसे क्या बनेगा? प्रोग्राम। प्रोग्राम बने बनाए भी हैं, लेकिन हम कह रहे हैं नहीं, हम खुद बनाएंगे। खुद बनाने के लिए आपको प्रोग्रामर होना पड़ेगा। गाड़ी बनी बनाई मिलती है, आप खुद बनाइए तो ऑटोमोबाइल इंजीनियर होना पड़ेगा। तो प्रोग्राम जब आप खुद बनाएंगे तो आपको प्रोग्रामर होना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर जब आप खुद बनाएंगे तो आपको सॉफ्टवेयर डेवलपर होना पड़ेगा। मार्केट में मेडिसिन मिल रही है, आपने कहा मेडिसिन खरीदेंगे नहीं, हम खुद बना लेंगे, तो आपको फार्मास्यूटिकल यानी आप फार्मासिस्ट होने चाहिए, तब आप मेडिसिन बना सकते हैं। टूल्स मिलेंगे, उससे बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो सिर्फ क्या है? बाइनरी कोड्स, मशीन कोड्स। तो अब हमें ये बताओ कि कंप्यूटर को कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम प्रोग्राम लिखें जिसको ये डायरेक्ट समझ ले? क्योंकि कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या है? तो कौन से लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखें जिसको ये डायरेक्ट समझ ले? बाइनरी 0101। भाई तुम हिंदी बोलते हो, तुम्हें सिर्फ हिंदी आती है, तो तुमसे कौन सी लैंग्वेज में बात करें जो तुम डायरेक्ट समझ लो? तो तुम कहोगे हिंदी। तो कंप्यूटर को कौन सी लैंग्वेज आती है? मशीन कोड, बाइनरी लैंग्वेज। तो कंप्यूटर में जो प्रोग्राम लिखा जाए जिसको कंप्यूटर डायरेक्टली समझ ले, वो सोर्स कोड कौन से होंगे? मशीन कोड्स। बात समझ? मशीन लैंग्वेज। तो अब यहां पर देखो, समझो इसको। जो मशीन लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखो, चाहे असेंबली लैंग्वेज में लिखो, चाहे हाई लेवल लैंग्वेज में लिखो, उसको क्या कहेंगे हम? सोर्स कोड। यानी सोर्स कोड अगर आपका मशीन लैंग्वेज में है तो कंप्यूटर इसे क्या करेगा? डायरेक्ट एग्जीक्यूट कर देगा या नहीं? क्यों? क्योंकि मशीन का जो लैंग्वेज है वो 01 है, तो जो प्रोग्राम आ रहा है वो भी 01 में आ रहा है। डायरेक्ट समझ लिया, ठीक है। अब जो सोर्स कोड अगर मशीन लैंग्वेज में नहीं है, यानी अब किस में होगी वो? या तो असेंबली में होगा या तो हाई लेवल लैंग्वेज में होगा, ठीक है। तो अगर सोर्स कोड हमने असेंबली लैंग्वेज में लिखा या हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा, देन प्रोग्राम must be converted into machine codes। तब प्रोग्राम को क्या करना पड़ेगा? मशीन कोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक। अब अगर आप इंग्लिश जानते हैं, सिर्फ इंग्लिश ही जानते हैं, और हम हिंदी जानते हैं और सिर्फ हिंदी जानते हैं, इसके अलावा कोई लैंग्वेज नहीं जानते, और आपको सिर्फ अंग्रेजी समझ में आती है, लेकिन हमें एक दूसरे से बात करनी है, तो इसका तरीका क्या होगा? व्यवस्था क्या होगी? एक ट्रांसलेटर ले आएंगे जो अंग्रेजी को हिंदी में और हिंदी को अंग्रेजी में, लेकिन ये तभी होगा जब हमारी आपकी लैंग्वेज दूसरी हो जाए, डिफरेंट। लेकिन अगर आपको इंग्लिश आती है और हमें भी इंग्लिश आती है तो ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ेगी। तो अब देखो, इसका मतलब ये है कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज समझता है, लेकिन अगर मशीन लैंग्वेज में ही प्रोग्राम लिख दिया जाए तो कंप्यूटर को ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं है। पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। तो यहां पर ऊपर लिख भी दो, नो। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, नो ट्रांसलेटर इज रिक्वायर्ड। अब जैसे उसमें लिख दिया उसने क्वेश्चन में, ट्रांसलेटर इज नॉट रिक्वायर्ड बाय द फॉलोइंग लैंग्वेज ए बी सी, दिया हुआ सी लैंग्वेज, जावा लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, पाइथन, तो आप मशीन पे टिक कर देंगे, इसमें ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं। ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा, ऐसे ही उसको पलट लो, ठीक। क्वेश्चन इसी तरह का बनता है। अब सोर्स कोड अगर मशीन लैंग्वेज में नहीं है तो इसका मतलब हमारे पास क्या बचा? असेंबली लैंग्वेज बचा, और हाई लेवल लैंग्वेज की सारी लैंग्वेज, चाहे सी, जावा प्लस .NET हो, पाइथन हो, कोई भी लैंग्वेज हो, असेंबली लैंग्वेज या हाई लेवल लैंग्वेज में अगर हम प्रोग्राम लिखेंगे तो प्रोग्राम को क्या करना पड़ेगा? मस्ट बी
कन्वर्टेड इनटू मशीन कोड। तो यहां पर किसकी जरूरत पड़ेगी? तो यहां लिखो ट्रांसलेटर रिक्वायर्ड, ठीक है, ट्रांसलेटर रिक्वायर्ड। हो गया, नोटेड। अब देखो यहां पर हम फिर से इस चीज को लिख देते हैं यहां पर, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। इसको बना लो फिर से अब दूसरी चीजें से। और यहां पर लिखेंगे हम, इधर लिख लो मशीन कोड। नो ट्रांसलेटर, प्रोग्राम डायरेक्टली एग्जीक्यूटेड। ठीक, नहीं भाई, ट्रांसलेटर डिवाइस ड्राइवर क्या बताया था? जो हार्डवेयर को चलाने वाले सॉफ्टवेयर होंगे, जैसे प्रिंटर, स्कैनर, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, इनके लिए जो हार्डवेयर वो सॉफ्टवेयर आते हैं वो डिवाइस ड्राइवर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर अलग कैटेगरी। लैंग्वेज ट्रांस देखो, सिस्टम सॉफ्टवेयर में 4, ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, यूटिलिटी प्रोग्राम्स और डिवाइस ड्राइवर। क्लियर? उसको 4 को क्लियर रखोगे ना तो ये क्लियर रहेगा। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसको हम लैंग्वेज प्रोसेसर भी कहते हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेटर इज आल्सो नोन एज लैंग्वेज प्रोसेसर। प्रोसेसर मतलब प्रोसेस करने वाला। किसको प्रोसेस करेगा? लैंग्वेज को। इट इज आल्सो नोन एज लैंग्वेज प्रोसेसर। असेंबली लैंग्वेज के लिए यहां पर क्या जरूरत पड़ेगी? यहां ट्रांसलेटर रिक्वायर्ड, ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ेगी, आवश्यकता होगी, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज के लिए ट्रांसलेटर रिक्वायर्ड, क्योंकि मशीन इसको समझेगा ही नहीं कि क्या कोड आ रहा है, क्योंकि मशीन को सिर्फ चाहिए मशीन कोड। ट्रांसलेटर रिक्वायर्ड। असेंबली लैंग्वेज के लिए जो ट्रांसलेटर रिक्वायर्ड होता है, उस ट्रांसलेटर का नाम है असेंबलर। बहुत आसान है याद करना, असेंबली से असेंबलर। कोई अब उसमें आएगा असेंबलर क्या है, तो आप कहेंगे असेंबलर इज अ ट्रांसलेटर विच कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन कोड। दिख रहा है उस फिगर से? दिख रहा है। तो असेंबलर क्या करेगा? मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन अगर मशीन लैंग्वेज में ही प्रोग्राम लिखा है तो ट्रांसलेटर की जरूरत है ही नहीं, वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से जब हाई लेवल लैंग्वेज में हमारा सोर्स कोड हाई लेवल लैंग्वेज में हो तो ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ेगी। और इसके ट्रांसलेटर 2 होते हैं। एक होता है इंटरप्रेटर और एक होता है कंपाइलर। इंटरप्रेटर और कंपाइलर, और ये दोनों ही का काम क्या है? मशीन कोड्स में कन्वर्ट कर देना। यानी कि कुछ हाई लेवल प्रोग्रामिंग, जैसे हाई लेवल लैंग्वेज की जो सोर्स कोड है, तो कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंटरप्रेटर को यूज करते हैं और कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंपाइलर को यूज करते हैं। तो यहां पर हम लिख देते हैं आपको कि इंटरप्रेटर, जितनी भी अभी लेटेस्ट लैंग्वेज है ना, वो सबको इंटरप्रेटर ट्रांसलेटर यूज होता है, और जितनी भी इससे पहले की लैंग्वेज है वह सब कंपाइलर यूज करता है। तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल लिख देते हैं, आपको नाम थोड़े से याद रहेंगे, ठीक है। इंटरप्रेटर को जैसे HTML5, पाइथन,
PHP, जावास्क्रिप्ट, CSS, HTML जितनी भी अभी लेटेस्ट लैंग्वेजेस हैं, CSS, कंपाइलर का लिख लीजिए, C++, हाँ पास्कल, कोबोल, फोर्ट्रान, जितनी पुरानी लैंग्वेजेस है, जावा, .NET, विजुअल बेसिक, विजुअल C++, C#। तो अगर हम हाई लेवल लैंग्वेज में कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो वो प्रोग्राम को मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए ट्रांसलेटर की रिक्वायरमेंट होगी। ट्रांसलेटर, जो हाई लेवल लैंग्वेज के ट्रांसलेटर होते हैं वो दो तरह के आते हैं, एक इंटरप्रेटर और एक कंपाइलर। इंटरप्रेटर के कुछ एग्जाम्पल लिख दिए हैं और कंपाइलर के कुछ एग्जाम्पल लिख दिए। PHP भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तुम लोग नहीं, पाइथन पढ़ोगे, तुम लोग HTML पढ़ोगे, पाइथन पढ़ोगे, CSS पढ़ोगे, JS पढ़ोगे, जावास्क्रिप्ट। CMD कोड क्या है? CMD कोड क्या चीज है? हमें ही पहले बताओ ना क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तुम ऐसे ही मन में आ गया तो एक तो टर्म पूछ रहे हैं, CMD कोड पढ़ेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट पूछ रहे हो गया, वो तो डॉस में, वो हाँ वो डॉस का थोड़ा सा पढ़ोगे, डॉस थोड़ा सा है तुम लोगों में, पढ़ा दें वो, कोई मैम पढ़ा देंगे या सर पढ़ा देंगे तुम्हें, ऑपरेटिंग सिस्टम जो पढ़ाएंगे तो उसी में हो जाएगा, होगा वो पढ़ाया, ठीक है। अच्छा, ये लिख लिया, समझ में आ गया? अभी नहीं। कोबोल, ये सब पुरानी लैंग्वेज है। कोबोल, फोर्ट्रान, पास्कल, एल्गोल, थाउजेंड्स ऑफ लैंग्वेजेस हैं, कुछ फेमस लैंग्वेज है ये। अगर आपको प्रोग्रामिंग में जाना है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को अपना कैरियर बनाना है, तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो मदर लैंग्वेज है दैट इज सी लैंग्वेज। ये अगर आपको आ जाती है तो आप दुनिया की जितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, चाहे जो भी एडवांस आ जाए या आती रहे आगे, सबका बेसिक सी बेस है। ये सी मदर लैंग्वेज। सी लैंग्वेज अगर आपको आ जाता है, जैसे ऐसे समझ लो, हम बता रहे हैं सी लैंग्वेज क्या है, ऐसे थोड़ा आइडिया के लिए। जैसे साइकिल का तुम्हें पहिया दे दें, साइकिल का हैंडल दे दें और साइकिल के गद्दी दे दें, सब फ्रेम दे दें, तो तुम बांध सकते हो, साइकिल को बांध सकते हो कि नहीं? असेंबल कर सकते हो, उतना मुश्किल भी नहीं है, थोड़ा सा सेंस होगा कर लो। लेकिन पहिया कैसे बना, पैडल कैसे बना, फ्रेम कैसे बना, इसके पीछे कौन सी फिजिक्स लगाई गई है, ब्रेक्स के पीछे कौन सी फिजिक्स लगाई गई है, इसकी धुरी जो बनी है वो कौन से मोशन पे काम करती है, जब ये डिटेलिंग तुम्हें आ जाए तो तुम्हें साइकिल बांधना तो आसान होगा ना। जब ये डिटेलिंग आ जाएगी तो तुम किसी भी गाड़ी की डिटेलिंग को जान सकते हो कि नहीं? तो सी कुछ ऐसे ही है, यानी सी पूरी टेक्निकल लैंग्वेज। तो कोर प्रोग्रामिंग के लिए जब आप प्रोग्रामिंग करते हैं या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाना है, तो दिमाग खोलने के लिए जो लैंग्वेज यूज होती है वो सी लैंग्वेज। जब आप BCA या MCA करते हैं तो उसमें सी पढ़ाया जाता है और आपको अपने से उस सी को बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो प्रोग्रामर या डेवलपर जितने भी, और जितना भी आप देखेंगे ना, अब आप जो है आप सर्च करिएगा वो गूगल पे कि यूट्यूब को किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा गया, गूगल को किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा गया, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा गया, जितना भी याद हो, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, जितना भी है, मैक्सिमम में आपको सी लैंग्वेज का भी योगदान दीजिए, सी में भी प्रोग्रामिंग करेगी। इतने एडवांस टूल को बनाया किसमें गया है? मतलब बेसिक है, मदर लैंग्वेज इसको कहा है।
तो हर प्रोग्रामिंग को सीखने के लिए अगर आपने सी सीख लिया तो सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ जाए। एक ऐसे समझ लो किसी डॉक्टर को देख देख करके आ जाए कि दवा क्या देते हैं, डॉक्टरी थोड़ी बहुत तो आ ही जाएगी ना। हर घर में एक बिना डिग्री के एमबीबीएस डॉक्टर टहल रहा होता है हर घर में, लेकिन एक्चुअल में अगर डॉक्टरी पढ़ ली तो हमें हर दवा का देखते ही समझ में आ जाएगा कि क्या है, खेल समझ में आ जाएगा। तो वो मदर हो गया एमबीबीएस जब आपने कर लिया तो उसी टाइप का है। प्रोग्रामिंग में एमबीबीएस अगर करना है तो आपको क्या जानना पड़ेगा, ये नहीं जाना और ऊपर ऊपर सब लैंग्वेज सीख ली तो कोई भी बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही बेकार हो जाओगे, नहीं सीख पाओ, ऐसा नहीं, बहुत अच्छे नहीं बन पाओगे, क्योंकि बहुत अच्छा बनना है। और हर होता क्या है अभी फ्यूचर में, जैसे मान लीजिए आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहे हैं, आप कंपनी में काम कर रहे हैं और आपको ये लैंग्वेजेस आती हैं, आपको नौकरी मिल गई, आगे चल करके क्या नई लैंग्वेज नहीं आएंगी क्या, फिर उनके लिए फिर तुम इंस्टीट्यूट ज्वाइन करोगे। तो एक बार अगर हम इसको पढ़ लेंगे तो दुनिया की जितनी भी लैंग्वेज है तुम अपने आप से पढ़ लोगे। सी बीसीए एमसीए में चलता है, बीटेक सीएस में चलता है, बीएससी सीएस में चलता है, ये सी लैंग्वेज। नहीं ओ लेवल में पहले था, इसको हटा दिया गया क्योंकि ओ लेवल इज नॉट अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम नहीं है, ये सिर्फ एक स्किल्ड प्रोग्राम है। ओ लेवल इज अ स्किल्ड प्रोग्राम कि ये सिलेबस है, इसमें से ये कुछ चीजें आपको आ जाएंगी तो आपको डेटा एंट्री लेवल पे जॉब्स मिल सकती हैं, ठीक है, आरओ वगैरह वगैरह, जैसे लैब असिस्टेंट्स वगैरह की जॉब। लेकिन आप कोर डेवलपमेंट में ही जाना चाहते हैं तो उसके लिए इंजीनियरिंग आनी चाहिए ना। तो ये प्रोग्रामिंग की इंजीनियरिंग के लिए ये लैंग्वेजेस है। अब इसमें देखो एक चीज आगे और पढ़ो, इसमें ये तो समझ में आ गया, इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को? अच्छा, अब जो असेंबली लैंग्वेज है ये चूंकि पुरानी लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज में तो सिर्फ 0101, यानी कि कोई भी प्रोग्राम लिखना है 01। कोई प्रोग्राम लिख पाते हो अभी तुम लोग? कोई HTML में कोई प्रोग्राम लिख पाते हो? जैसे हेलो प्रिंट कराना, प्रिंट करा लोगे। यही प्रोग्राम तुम्हें मशीन लैंग्वेज में अगर लिखना होगा तो तुम एज्यूम करोगे तुम्हारी स्क्रीन पे क्या लिखा होगा। अभी जब HTML का प्रोग्राम तुम बनाते हो तो उसमें एंकर और ओपन बॉडी टैग और क्लोज बॉडी टैग और एम्प्टी टैग्स लगाते हो तो दिखता है। लेकिन अगर आप मशीन लैंग्वेज में इसी को लिखेंगे तो क्या दिखेगा पूरे स्क्रीन पे? सिर्फ 0101 से भरा रहेगा स्क्रीन, ठीक। और अगर किसी 0 का 1 हो गया गलती से तो किस 0 का 1 हुआ है ये कैसे पता लगेगा? तो मशीन लैंग्वेज प्रोग्रामिंग बहुत टफ भी होती है और बहुत टाइम टेकन होगी और बहुत लेंदी होगी, तो इसीलिए वो बहुत लिमिटेड लोग उसको यूज करते थे उस सब, क्योंकि उसी समय ये बनी थी, यही लैंग्वेज बनी थी। उसके बाद इसको आसान बनाया गया कि भाई इसको और थोड़ा सा आसान बनाया जाए टूल्स को, तो असेंबली लैंग्वेज है। असेंबली लैंग्वेज में यूज करे जाने लगा इसमें नेमोनिक्स कोड्स यूज करते हैं। नेमोनिक कोड्स का मतलब जैसे मान लो कि तुम्हें 2 नंबर को जोड़ना है तो तुम यूज करोगे ऐड 6,7। अभी लेटेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आपको यूज करना है तो आप ऐसे यूज करेंगे A+B। लेकिन जब आप असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम में लिखेंगे तो उसमें आपको ऐसा लिखना पड़ेगा ऐड 6 and 7 या सब्सट्रैक्ट या मल्टीप्लाई या डिवाइड, ठीक है। तो इनको कहते हैं, यानी कि अभी हम लोग क्या यूज करते हैं, प्लस माइनस। अभी हम लोग सिंबल्स यूज करते हैं ना, अभी हम लोग क्या यूज करते हैं, सिंबल्स अल्फाबेट्स ये सब यूज करते हैं। लेकिन असेंबली लैंग्वेज में इनको यूज करा जाता है, यही सिंबल थे उस वक्त के, तो इनको क्या कहा जाता है, नेमोनिक कोड्स, इंस्ट्रक्शंस कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, अब हाई लेवल लैंग्वेज में हम क्या यूज करने लगे, सिंबल्स अल्फाबेट्स न्यूमेरिक्स, इनको यूज करने लगे, ठीक है।
हाई लेवल लैंग्वेज में। तो असेंबली लैंग्वेज की एक चीज और समझ में, इसमें निमोनिक कोड्स यूज होते थे और मशीन क्या थे, डिपेंडेंट। और हाई लेवल लैंग्वेज में क्या है, सिंबल्स, अल्फाबेट, न्यूमेरिक कोड्स यूज होते हैं और मशीन इंडिपेंडेंट। अच्छा, इजी कौन सी होगी, हाई लेवल लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज कैसी है, इजी लैंग्वेज। इसको हम क्या लिखेंगे, जो लिखा था वहां पर, यूजर अंडरस्टैंडेबल। ठीक है, ये यूजर अंडरस्टैंडेबल है। यूजर अंडरस्टैंडेबल का मतलब है कि आसानी से यूजर को समझ में आ जाने वाली लैंग्वेज, यूजर अंडरस्टैंडेबल। ठीक है, हो गया। अब एक डिफरेंस पूछता है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर, इसको भी लिख लो। कंपाइलर और इंटरप्रेटर, डिफरेंस। ये क्या करता है, स्कैन होल प्रोग्राम। और ये स्कैन तो करता है, लेकिन ये लाइन बाय लाइन करता है। स्कैन होल प्रोग्राम लाइन बाय लाइन। इसका मतलब ये होता है कि कंपाइलर, अगर आपका प्रोग्रामिंग जो आपने प्रोग्रामिंग करी है वो अगर 30 लाइन की है, 40 लाइन की है, 10 लाइन की है, 5 लाइन की है, मान लो 10 लाइन की, 10 लाइन को एक साथ स्कैन कर लेगा। जबकि इंटरप्रेटर क्या करेगा, 10 में से पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन स्कैन करेगा, लाइन बाय लाइन। इंटरप्रेटर execute program after scanning। स्कैनिंग का मतलब रीड करना। यहाँ स्कैनिंग वर्ड भी यूज कर सकते हो, कंपाइल वर्ड भी यूज कर सकते हो। स्कैनिंग, कंपाइल, रीड, ठीक एक ही चीज है। एग्जीक्यूट प्रोग्राम आफ्टर स्कैनिंग। और इसमें कैसे एग्जीक्यूट करेगा, लाइन बाय लाइन। मतलब वर्ड वाइज लिखो पूरा, एग्जीक्यूट प्रोग्राम लाइन बाय लाइन। ठीक है, वो पूरा स्कैन करने के बाद ही एग्जीक्यूट होगा, उसमें लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होना शुरू हो जाएगा। लिखो जनरेट एरर रिपोर्ट्स, जनरेट एरर रिपोर्ट आफ्टर स्कैनिंग होल प्रोग्राम। जनरेट error report line by line। Compiler is faster than interpreter and interpreter is slower than compiler। ये अलग से लाइन लिख लेना पूरी, कि compiler is faster than interpreter and interpreter is slower than compiler। Object code is generated, इसमें लिखेंगे हम नो ऑब्जेक्ट कोड इज जनरेटेड।
पहले लिख लो फिर बता देंगे ऑब्जेक्ट कोड क्या है। लिख लिया। ऑब्जेक्ट कोड सिंपल एक एक्स्ट्रा वर्क है जो कंपाइलर करता है प्रोग्राम के साथ, इंटरनल वर्क है, कोई कोड्स जनरेट करता है ये। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको 3, 2, 4 और 1 को जोड़ना है, कितना आएगा? 3, 2, 5, 4, 9 और 1 10, 10 आ गया। एक तरीका इसका ये, तो इसमें हमने डायरेक्ट हम रिजल्ट लिया है। अब अगर हम कह रहे हैं कि नहीं इसमें हम ऑब्जेक्ट कोड जनरेट करना चाहते हैं, एक्स्ट्रा वर्क करना चाहते हैं, तो हम ऐसे भी जोड़ सकते हैं इसको, 3, 2, 5 और 4, 1 5 और फिर 5 और 5 10। तो ये जो एक्स्ट्रा काम हमने करा है ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट कोड। तो कुछ ऐसा ही काम करता है कंपाइलर जब काम करता है, तो कुछ कोड टाइप की जनरेट करता है इंटरनल। ये इंटरनल ऑब्जेक्ट कोड होते हैं, इससे प्रोग्रामर को कोई मतलब नहीं। प्रोग्रामर को सिर्फ इतना मतलब उसने प्रोग्राम लिख दिया, अब अगर एरर है तो एरर दूर करेगा, नहीं है तो आउटपुट से मतलब है बस। अंदर क्या हो रहा है, कहाँ वो स्कैन कर रहा है, कहाँ पूरे को कर रहा है, आधे कर रहा है, लाइन बाई लाइन कर रहा है, हमसे मतलब नहीं, क्योंकि ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर इंटरनली काम करते हैं, ठीक। तो कंपाइलर ऑब्जेक्ट कोड जनरेट करता है और इंटरप्रेटर ऑब्जेक्ट कोड नहीं जनरेट करता। ऑब्जेक्ट कोड एक एक्स्ट्रा वर्क है डन बाय द कंपाइलर। इसमें एग्जांपल लिख लो, क्या लिखेंगे? C++, जावा, कोबोल, विजुअल C++, VC++, विजुअल C++, एंड सो ऑन। इधर एग्जाम्पल में लिख लो HTML, पाइथन, रूबी, पर्ल, CSS, JS एंड सो ऑन। रूबी, पर्ल में PERL यहां तक लिखा, पर्ल, CSS, JS, ठीक है। यानी अब आपको देखिए कैसे याद रखना है। मशीन लैंग्वेज ट्रांसलेटर का नाम कुछ नहीं, मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेटर यूज नहीं। असेंबली लैंग्वेज ट्रांसलेटर का नाम असेंबलर, 2 याद हो गए। बाकी हाई लेवल लैंग्वेज में 2 तरह के ट्रांसलेटर, इंटरप्रेटर और कंपाइलर। डिफरेंस ये यूज कौन कौन करता है? मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेटर ज़रूरत नहीं, और असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए असेंबलर, ठीक। असेंबलर निमोनिक कोड्स को यूज़ करता है, जबकि हाई लेवल लैंग्वेज अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स, कैरेक्टर, सिंबल सबको यूज़ करता है, ठीक है। और हाई लेवल लैंग्वेज के लिए जो ट्रांसलेटर है वो कौन है? इंटरप्रेटर या कंपाइलर। कोई लैंग्वेज इंटरप्रेटर यूज़ करती है, कोई लैंग्वेज कंपाइलर यूज़ करती है, ठीक है। फास्टर कौन है? कंपाइलर। स्लोअर कौन है? ये फास्टर स्लोअर का मतलब नहीं कि ये एक दिन पहले कर देगा एक दिन बाद करेगा, वो कुछ माइक्रो सेकेंड्स का फर्क होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है स्लो लिख दिया तो बाद अरे बड़ा धीमे रन करा के जा रहे हैं, चाय पी के आते हैं फिर देखते रन कर रहा है, ऐसा वाला स्लो है, ठीक है। ये इंटरनल। अब बताओ इसमें कोई कंफ्यूजन किसी का क्वेश्चन? तो ये अब हमारा सॉफ्टवेयर वाला खत्म हो गया। सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ लिया, GUI, CUI, स्मार्टफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। डिवाइस ड्राइवर पढ़ लिया, हार्डवेयर के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज होते हैं वो डिवाइस ड्राइवर थे। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी प्रोग्राम्स पढ़ लिया जो स्पेशल पर्पस प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, सेटिंग्स है, नेटवर्क डिवाइसेस, डिवाइस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, ये सारा। और हमने पढ़ लिया लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो ये हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर वाला खत्म हो गया।
ठीक, सॉफ्टवेयर पोर्शन अब खत्म होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे वो इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। ठीक है, चलो दैट्स इट, थैंक यू।